एवरीवन, वेलकम टू सिंप्लीफाइड बाय शिवम। और आज हम एक और आर्टिकल को बहुत डिटेल में सिंप्लीफाई करेंगे ताकि मेंस में जो है कोई क्वेश्चन अगर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 से रिलेटेड आ जाए और आंसर राइटिंग में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम लोग बहुत डिटेल में इसको देखेंगे, इतने सारे पॉइंट्स निकल के आएंगे कि ताकि आप इस पर डिटेल में लिख पाएं। पर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है थोड़ा एक क्रिटिकल इवेल्युएशन है यहाँ पे। और यहाँ पे ये ऑथर का कहना है कि कैसे ड्यू प्रोसेस जो है वो बुलडोज हो रही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये देखते हैं। और ये मेरे बारे में है, आप पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। और तो ये रहा वो आर्टिकल जिसको हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, और ताकि अगर आंसर राइटिंग में भी पीएमएलए पे कोई क्वेश्चन अगर कभी आता है तो आप उस पे लिखने के लिए आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हो। पीएमएलए वर्डिक्ट में जो अभी वर्तमान में जो उसके प्रोविजंस हैं वो कैसे ड्यू प्रोसेस को अफेक्ट कर रहे हैं, क्यों वो जो है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जैसा लग रहा है, और क्यों जो है उसमें उसको इतना उसका क्रिटिसिज्म हो रहा है। इन सारी चीजों पे चर्चा करेंगे, एरर्स को देखेंगे, लीगल प्रोसेस को कैसे अफेक्ट कर रहा है वो देखेंगे, और इन सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। केस का नाम था वो था ये आपका विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इन सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। जो बेसिक एक्सियोम्स है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के वो कहीं ना कहीं वॉयलेट होते हुए नजर आ रहे हैं, उन पे हम लोग एक नजर डालेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कुछ बेसिक एक्सियोम्स हैं, जैसे कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, और राइट टू इन्फॉर्म कि उसको पता होना चाहिए कौन कौन से चार्जेस उस पर फ्रेम किए गए हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, जैसे कि अपने खिलाफ गवाही नहीं देना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब इसमें इनका कहना ये है कि आउटकम्स इन मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डिस्प्यूट्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डिस्प्यूट्स में जो भी आउटकम होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट किस पे एम्फसाइज करता है कि और किस पे डिस्काउंट देता है, इस पे डिपेंड करते हैं। अब रीसेंट जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इन विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के जो भी अमेंडेड प्रोविजंस हैं वर्तमान में उसको कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने किस पे एम्फसाइज किया है, रिलाइज ऑन लेजिस्लेटिव इंटेंट बिहाइंड द पीएमएलए टू फाइट द मीनेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग टू ट्रम्प ऑल अदर कंसिडरेशन इन पर्टिकुलर ड्यू प्रोसेस। अब यहां पे कहना यह कि सुप्रीम कोर्ट ने लेजिस्लेटिव विधायिका का जो इंटेंट है, उसका जो मतलब इंटेंट है विधायिका का, उस पर ज्यादा भरोसा दिखाया है रादर देन जो ड्यू प्रोसेस है उस पे। ठीक है, ये इनिशियल बात हो गई। और अब हम आगे देखें। तो पीएमएलए इज एन एक्ट हो गया जो कि डील करता है आपका मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसिक्यूशन में। ठीक है, अब एक्यूज्ड का जिसने उसका कोई रिलेशन है किसी भी प्रोसेस से, एक्टिविटी से, जिससे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आया है, ठीक है, और उसने उसको अनटेंटेड प्रॉपर्टी की तरह क्लेम किया है तो पीएमएलए लगेगा। पर इसमें प्री कंडीशन क्या है, इसमें प्री कंडीशन ये है कि जो एक दूसरा क्राइम भी होगा जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ पीएमएलए होगा, ठीक है, जहां से पैसा आया है। ठीक है, तो वो ये जो प्री कंडीशन है इसको बोला है प्रेडिकेट ऑफेंस। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, इसमें जब पीएमएलए पे एक और आर्टिकल आया था, प्रेडिकेट ऑफेंस। ठीक है, तो प्रेडिकेट ऑफेंस क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पीएमएलए लगा भाई, ठीक है, अब इसके साथ में कोई तो एक एक्टिविटी ऐसी हुई होगी जिसमें नॉर्मल आईपीसी लगती है। ठीक है, अब वो कोई एक्टिविटी जैसे मान लो टेररिज्म की हो गई या आपकी जो है कोई और करप्शन की हो गई, तो वो जो एक्टिविटी हुई है वहां से प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आ रहा है। ठीक है, इसको ये अनटेंटेड प्रॉपर्टी इसने डिक्लेयर किया है। तो पीएमएलए जो है स्टैंड अलोन ना लग करके इसके साथ भी लगता है, तो ये बोलते हैं प्रेडिकेट ऑफेंस। तो ये प्री कंडीशन हो गई इसकी। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए प्रेडिकेट ऑफेंस की। ठीक है, अब देखिए ये देखते हैं यहाँ पे कि कैसे ये अफेक्ट कर रहा है लीगल प्रोसेस को। तो द सबस्ट्रेटम ऑफ द चैलेंज बिफोर द कोर्ट वाज दैट व्हेन द प्रेडिकेट ऑफेंस आर गवर्न्ड बाय रेगुलर क्रिमिनल प्रोसेस, the major deviations from this procedure in PMLA, which is only consequential act, are manifestly arbitrary। अब देखिए क्या है यहाँ पे, सबस्ट्रेटम का मतलब ये होता है कि फाउंडेशन किसी भी चैलेंज का। ठीक है, तो अब इसमें इनका कहना ये है कि ये जो प्रेडिकेट ऑफेंस जिसके बारे में भी हम लोगों ने बात की थी, स्टैंड अलोन अलग से, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे लॉज हैं, ऐसे जो पीनल लॉज हैं जो आईपीसी की 1860 में आते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ट्रेड वाला जो एक्ट है, सब में ये जो है प्रेडिकेट ऑफेंस कोई भी हो सकता है। ठीक है, और रेगुलर क्रिमिनल प्रोसेस से उससे जो कन्विक्ट होता है उसको सारी की सारी वो जो है उसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो इम्यूनिटी है वो मिल जाती है। पर ये जो अलग से जो कि कंसिक्वेंशियल एक्ट है,
पीएमएलए उसमें नहीं मिलती हैं। अब फिर से समझिए बात को। इनका कहना ये है कि आईपीसी की 1860 में, ठीक है, मान लीजिए ये कोई भी जो जितने भी ऑफेंसेस हैं वो सारे के सारे प्रेडिकेट कहलाएंगे। प्रेडिकेट ऑफेंस अगर इसके साथ में जोड़े जाएंगे पीएमएलए के साथ में, पीएमएलए स्टैंड अलोन तो लगेगा नहीं, इसके साथ साथ लगेगा कोई उसकी जो बेसिक एक्टिविटी होगी जहां से फंड आ रहा होगा, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पे कि इसमें तो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी मिल जाती है, प्रेडिकेट ऑफेंस जो ट्रेडिशनल आईपीसी से चलेगा, और ये पीएमएलए में सब उड़ा दिए इन्होंने। क्या क्या, वो भी हम लोग नीचे देखेंगे क्या क्या इन्होंने डेविएशंस किए हैं। तो इनका कहना ये है कि ये जो आर्बिटरी है, जो पीएमएलए की जो प्रोविजंस हैं, ये वायलेटिव हैं भाई वेरियस फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 14, 20, 21, ठीक है। अब 14 क्या कहता है आपका, ये इक्वालिटी वाला हो गया। 20 आपका प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस हो गया, ठीक है। राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी हो गया 21, ठीक है। ये सारी बातें हो गई। अब मेजर डेविएशंस क्या है पीएमएलए स्कीम में, वो आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, जो एक्यूज के लिए डेट्रीमेंटल है, ठीक है। डेट्रीमेंटल मतलब उसके मतलब विरोध में है, या उसको मतलब जो उससे वो है क्या बोलते हैं, डेट्रीमेंटल समझ लीजिएगा। तो नॉन सप्लाई ऑफ इंफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ईसीआईआर जो है वो नहीं मिलेगी भाई, ठीक है। पावर टू मेक एनी पर्सन स्टेट द ट्रुथ ऑन ओथ इवन दो इट मे अमाउंट टू सेल्फ इंक्रिमिनेशन, खुद के खिलाफ गवाही भी दे रहा है इंसान, ठीक है। मतलब ये पावर है कि तुम किसी पर्सन को जो इससे बोलो कि सच बोलो भैया, शपथ पत्र पे, एफिडेविट पे, ठीक है। अच्छा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बेल को अपोज कर सकता है, ठीक है। कोर्ट तभी एंटीसिपेटरी बेल या रेगुलर बेल दे सकता है जब कोर्ट को लगे कि ऐसा कुछ, कोर्ट को महसूस हो, उसको लगे, बिलीव हो कि एक्यूज गिल्टी नहीं है, और ये बाहर जाके कोई दोबारा से उस काम को नहीं करेगा, ठीक है। Once a person is accused of committing the offense of money laundering, the burden of proving the proceeds of crime or untainted property shall be on accused। अब यहाँ देखिए, burden of proof किस पे आ रहा है, accused पे आ रहा है, ठीक है। Blanket common और non graded punishment for anyone associated with the money laundering। अब ये जो भी एसोसिएटेड है उन सब के ऊपर जो है नॉन ग्रेडेड पनिशमेंट, मतलब कोई ग्रेड वाइज कम नहीं होगा, बिल्कुल ठीक उतने ही ग्रेड का वैसा ही पनिशमेंट सबको मिलेगा। तो ये मोटा मोटी तीन चार बातें हैं जो कि बेसिक क्रिमिनल जस्टिस के जो एक्सियोम्स है उसको वायलेट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई यहाँ पे। तो ये तो इमेजिन करना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है कि ये जो डेविएशन है रेगुलर क्रिमिनल लॉ से, ठीक है, इनमें ये ग्रेट मिसचीफ के लिए कैपेबल है, मतलब इनका दुरुपयोग हो सकता है, ठीक है। एंड स्ट्राइक एट वेरी कोर ऑफ व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन इनविसाज अ फेयर लीगल प्रोसेस टू डिटरमाइन द क्रिमिनल कल्पेबिलिटी ऑफ अ पर्सन। तो कहने का मतलब ये कि ये जो डेविएशन जो पीएमएलए में किए गए हैं, ठीक है, ये जो ट्रेडिशनल जो बेसिक जो प्रिंसिपल एक्सियोम्स हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के, उससे जो ये डेविएशन है इनका दुरुपयोग हो सकता है, ठीक है। अब इसमें एक और एग्जांपल इन्होंने दिया है कि एक पर्सन जो है जो अंडर अरेस्ट है, विदाउट नोइंग व्हाट इज द प्राइमरी केस अगेंस्ट हिम, बिना ये जाने कि उसके अगेंस्ट क्या केस है, उसको सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग के लिए बाध्य किया जाना अंडर ओथ, ठीक है। मतलब उसको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए शपथ पत्र पे बाध्य किया जाना, और फिर उसके बाद जो है उससे ये कहा जाना कि अपनी इनोसेंस तुम ट्रायल में खुद ही तुम प्रूव करो, बर्डन ऑफ प्रूफ तुम्हारे ऊपर है। तो ये इनका कहना है कि ये क्रिमिनल प्रोसीजर अपीयर नहीं होता, ये फेयर और जस्ट क्रिमिनल प्रोसीजर नजर नहीं आता है। इट इज नॉट अपीयर्स टू बी लाइक जस्ट एंड फेयर क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है। और ये तब जब एक्ट विच ब्रिंग टेन टू द मनी द ओरिजिनल क्राइम कंटिन्यूज टू बी गवर्न बाय रेगुलर क्रिमिनल लॉ। अब जब ये भाई जो पैसा जिस ओरिजिनल क्राइम से आया है, ठीक है, वो रेगुलर क्रिमिनल लॉ पे ही चल रहा है, वेयर नन ऑफ दीज ड्रैकोनियन प्रोविजन अप्लाइज। अब देखिए फिर से उस बात को समझिए, मैं फिर उसी उन्हीं बातों को कहूंगा, चाहे ये सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग वाली बात हो, चाहे ये आपकी क्या बोलते हैं अपने खिलाफ गवाही देने वाली ये वाली बात हो, चाहे आपकी बर्डन ऑफ प्रूफ की बात हो, आप जो रेगुलर जो क्रिमिनल लॉ जो आप पे अप्लाई हो रहा है उसमें ये कोई लॉ नहीं है, उसमें आपको सारी प्रोटेक्शन मिली हुई है, पर पीएमएलए में ये सारी की सारी उड़ा दी गई, ठीक है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग में ये कई बार कहा है कि लेजिस्लेटिव इंटेंट पे जो है उसने वो किया है। पीएमएलए का लेजिस्लेटिव इंटेंट का मतलब क्या है कि भाई जिन्होंने लॉ मेकर्स हैं, जिन्होंने बनाया है, उनका इंटेंट जो है वो ये है कि भैया ये इतनी बुरी बीमारी है, इससे डील करना है सख्ती के साथ में, स्पेशल मैकेनिज्म टू डील विद द स्कर्ज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग,
रिकॉग्नाइज द वर्ल्ड ओवर विद द नीड टू डील विद इट स्टर्नली। पूरे विश्व में ये जाना जा रहा है कि भैया मनी लॉन्ड्रिंग से, टेररिज्म से लेकर के बड़ी बड़ी समस्याएं, बड़े बड़े विचित्र और बहुत ही मतलब भयानक जो है कांड होने मानवता के खिलाफ होते रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि लेजिस्लेटिव इंटेंट पे जो है पीएमएलए के जो भी अमेंडमेंट्स हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बोला है। पर जो ऑथर हैं या और लोग भी हैं, उनका जो है उनका ये है कि भैया इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। ठीक है। और जो बेसिक उनको लग रहा है कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जो एक्सियोम्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं। ठीक है। द कोर्ट इवन कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग विद द टेररिज्म। तो मतलब उसने, कोर्ट ने भी मतलब जो है जो इंटेंसिटी है मनी लॉन्ड्रिंग की, टेररिज्म की, उससे बिल्कुल बराबरी से कंपेयर कर दिया है, और पहले उन्होंने दोनों में अंतर बताया था। अब एरर की बात कर लेते हैं। तो एरर यहाँ पे ये कि फंडामेंटल एरर जो है वो, इनके कई सारे रीजन है कि जो लेजिस्लेटिव इंटेंट है, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव इंटेंट, एक सेकंड वो मार्क कर ले लेता हूँ। तो किधर गया, हाँ, ये जो लेजिस्लेटिव इंटेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस की शुरुआत है। लो भाई, मतलब इनका कहना ये है कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस में लेजिस्लेटिव इंटेंट देखा जाएगा। लेजिस्लेटिव इंटेंट देखा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस में, ये इसकी शुरुआत है। ये इनका मतलब जो है कहने का है ऑथर का कि ये एरर है। ठीक है। स्टेट के लेजिटिमेट पर्पस हो सकते हैं लॉ मेकिंग में, ठीक है, however faced with specific fundamental right challenge to specific provision of such law, and use of legislative intent to sanctify the provision as a constitutional means that the court has also treated legislative intent as a end point। मतलब इनका कहने का मतलब ये यही एरर है कि कोर्ट ने लेजिस्लेटिव इंटेंट को एंड पॉइंट ऑफ एनालिसिस बना लिया है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल आएगा अभी। ठीक है, एक बंदा पैसे के लिए मर्डर करता है, वो वाला एग्जांपल आएगा। पहले हम ऊपर से देख लेते हैं कि सीरियसनेस की बात इनकी ये है कि पीएमएलए अकेला तो है नहीं भाई, उसके साथ प्रेडिकेट ऑफेंस वाला मामला भी है। तो मैक्सिमम पनिशमेंट पीएमएलए में है 10 साल का भाई। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पीएमएलए में 10 साल का मैक्सिमम पनिशमेंट है। ठीक है। पर जो अदर रेगुलर जो आपके ऑफेंसेस हैं, उनमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट से लेकर के डेथ तक के प्रोविजंस हैं। ठीक है। और वहां पर जहां पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, डेथ के भी हैं जो आईपीसी की और धाराओं में हैं, पर वहां पर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होते। पीएमएलए वाले, पीएमएलए वाले प्रोविजन वहां अप्लाई नहीं होते। कहां अप्लाई नहीं होते? जो आईपीसी के और जो कानून है। अच्छा, उनकी हम बात क्यों कर रहे हैं, वो याद रखिएगा, प्रेडिकेट ऑफेंस के लिए। ठीक है। अच्छा, अब इनका कहना ये है कि अगर विधायिका की नजरों में, लेजिस्लेचर की नजरों में मनी लॉन्ड्रिंग अगर इतना ही सीरियस ऑफेंस है, तो भाई 10 साल की सजा क्यों रखी है, केवल 10 साल की क्यों रखी है? इसको भी उतना ही सीवियर करिए आप। इसको आप जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट से लेकर के इसको डेथ पेनल्टी तक लेकर के जाइए। अब इनकॉन्ग्रुअस सिचुएशन क्या है? इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है कि मतलब उससे थोड़ी सी डिफरेंट होना, कॉन्ग्रुएंसी ना होना। ज्योमेट्री में पढ़ा होगा आपने। ठीक है। तो इनकॉन्ग्रुअस सिचुएशन क्या है कि पर्सन हु इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग फॉर मनी विल हैव हिज मर्डर ट्रायल। जिसने पैसे के लिए मर्डर कर दिया है भाई, उसके पे तो चलेगा मर्डर ट्रायल। ठीक है। जहां पर उसको ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस मिलेंगे। ठीक है। अपने खिलाफ गवाही ना देना, और सूचना मिलना कि भाई आप पे कौन से चार्जेस लगे हैं, और बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे नहीं होगा। पर अगर मनी प्रोसीड्स फ्रॉम द मर्डर, उसमें अगर पीएमएलए के तहत अगर कार्रवाई हो, अगर तो कोई भी जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। तो ये जो डाइकोटमी है, इसकी तरफ इशारा है ओवरऑल। लास्ट में ये आप देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव इंटेंट इज रिफ्लेक्टेड बाय द पार्लियामेंट एज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल लॉ मेकिंग पावर। अब लेजिस्लेटिव इंटेंट जो है ये नॉर्मल लॉ मेकिंग पावर है पार्लियामेंट की, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यू प्रोसेस जो इनकॉर्पोरेट हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हुई इसीलिए ताकि वो पार्लियामेंट की लॉ मेकिंग प्रोसेस को डिफाइन करके लिमिट कर सके। ठीक है। तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यू प्रोसेस, सारी की सारी बात यहीं पे है। पीएमएलए की इवैल्यूएशन में, क्रिटिकल इवैल्यूएशन में, लेजिस्लेटिव इंटेंट वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यू प्रोसेस के ही बीच का मामला है पूरा। ठीक है। और मतलब ये कहने का मतलब है कि जो लेजिस्लेटिव इंटेंट है, विधायिका की जो भी उसके इंटेंट रहे हो भाई, वो उस पे खरे उतरने चाहिए, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यू प्रोसेस है, चाहे इंटेंट जो भी रहा हो। इस इंटेंट को इतने हाई पेडेस्टल पे नहीं रखना चाहिए। ये सब कहानी है मोटा मोटी।
ठीक है, ताकि ये जो है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गुमेंट को बुलडोज नहीं किया जा सकता लेजिस्लेटिव इंटेंट के नाम पे। यही लाइन इसमें बोला गया, देखिए पढ़ देता हूं दोबारा से। द नेट इफेक्ट ऑफ एलिवेटिंग लेजिस्लेटिव इंटेंट टू सच अ हाई पेडेस्टल दैट इट कैन बुलडोज एनी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गुमेंट रीजनिंग इज दैट ड्यू प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज्ड इन पीएमएलए केस। तो ड्यू प्रोसेस जो है वो कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज हुई है पीएमएलए केस में। क्यों? और कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने लेजिस्लेटिव इंटेंट को बड़ा कहा है और उसको जो इतने हाई पेडेस्टल पे पहुंचा दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यू प्रोसेस से भी ऊपर हो गया वो। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था लेकिन मजेदार था। ठीक है, तो यही है ओमनी अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की मोटा मोटी बात यही हो गई। और पीएमएलए केस में ये सब और एग्रेवेट होगा। और इनका आगे का यही इनका कहना है कि भाई जो है डिस्टेंट फ्यूचर में जो है कोर्ट इस एरर को रेक्टिफाई करे, करेक्ट करे। इतनी सी बात है। तो कैसा लगा आपको ये विश्लेषण, ये एनालिसिस? कमेंट्स में जरूर बताएं। और ये भी जरूर बताएं कि पूरा ये जो लिखा रहता है इंग्लिश में, इसको पढ़ने की जरूरत है कि नहीं है, या ऐसे ही समझाना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। और अगर आपको ये पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।